जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे और सरकार फिर भी अपना खेल खेले, तो उसे क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नेंस या फिर गुंडागर्दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर और हिस्टोरिक डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो एसआईआर का प्रोसेस है, उस पर जो जुडिशियल ओवरसाइट है मैंडेटरी की गई, लेकिन फिर भी कलकत्ता हाई कोर्ट की जो सुपरविजन में चल रही एक्सरसाइज है, उसको ब्यूरोक्रेटिक मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट्स लगाए हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसमें सब सामने आ रहा है कि एडीएम के इंस्ट्रक्शंस और बीडीओस के जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए कहा जा रहा है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ अटैच होंगे, और जो ब्रीफिंग है वो डीएम ऑफिस में होगी, और फिर जो वीसी इंस्ट्रक्शंस है, जहां पर एडीजीज को लेकर जो है इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रूल्स है वो समझाए जाएंगे। तो ये सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं कि जो कुछ चल रहा है वेस्ट बंगाल में, उसको क्या कर कहा जाना चाहिए, और इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो खेल चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए ओमकार जी फ्रॉम ओसियन नेटवर्क। बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जो लाइजनिंग ऑफिसर्स, वो क्यों है, किस अथॉरिटी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है? जो शुभेंदु अधिकारी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स साझा किए हैं, मैं उस पर आपसे ये सवाल पूछूं कि वेस्ट बंगाल में आखिर ये क्या चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देना कि जो 1,26,00,000 के आसपास जिनको नोटिस इशू किए गए थे, उन मामलों की सुनवाई और निपटारा अगर तय समय सीमा में नहीं हो रहा है, और ये लगातार सूचनाएं आ रही थी कि ममता बनर्जी और उनका पूरा शासन प्रशासन इस मामले को लटकाने में ही लगा हुआ है, इसमें बाधा पैदा करने में ही लगा हुआ है, तमाम तरह के लेकिन किंतु परंतु उसमें किए जा रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए जो डेडलाइन रखी गई है 28 फरवरी, उस तक ये सारा रिवीजन का काम पूरा होना था, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि जितने भी मौजूदा जज हैं या रिटायर्ड जज हैं, और जिनकी निष्ठा संदिग्ध ना हो, जो अनुशासित रहे हों, जो तटस्थ रहे हों, ऐसे जुडिशियरी के रिटायर्ड जजों को भी अगर काम पर लगाना पड़े तो लगाइए, और कुछ समय के लिए अगर जरूरी है तो सुनवाई जो है वो टाल दीजिए या दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए उनको, बहुत जरूरी अगर केस है तो। ये ऐतिहासिक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऐतिहासिक स्टेप है, ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में भी कहीं ये हुआ हो। और ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए आदेश देने पड़े, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। बहुत सारे राज्यों में तो कंप्लीट हो चुका है, कुछ में कंप्लीट होने की स्थिति में है। ऐसा और किसी राज्य में भी नहीं हुआ है कि वहां के जो सीईसी हैं, जो आपके चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, उनको जेड+ सिक्योरिटी देनी पड़ी हो, वहां देनी पड़ी है, बाकी 11 राज्यों में नहीं देनी पड़ी। तो ये जो बहुत ही अजीबोगरीब और जो जिसको हम कहते हैं कि संवैधानिक एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले तो ये कह रही थी कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम जो वक्फ संशोधन बिल कानून बना है उसको लागू नहीं होने देंगे, फिर इन्होंने कहा कि एसआईआर हम अब बंगाल में नहीं होने देंगे, हमारी लाश से गुजर करके ये करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, इनका अपना पार्टी का पूरा कैडर भी उसमें लगा, पदाधिकारी लगे, सांसद विधायक सब लगे, इनको लगा कि ये तो हो रहा है, और अगर हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो हम बहुत बुरी तरह मार खाएंगे। एक इन्होंने शायद बिना सोचे समझे बयान दे दिया था कि ये तो एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रही है। तो जो रोहिंग्याज थे, बांग्लादेशी थे, वो बंगाल छोड़ करके भाग खड़े हुए कि हमारी अब जेल होगी, हमें गिरफ्तार किया जाएगा।
और जो 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं और 1,26,00,000 को जो नोटिस इशू किए गए हैं, उससे अगेन ये बहुत ज्यादा घबरा गई हैं। इनको लग रहा है कि जो ये खेला करती रही हैं वो अब नहीं होने पाएगा। वरना मुझे एक बात बताइए, इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आपको सुप्रीम कोर्ट में काला चोंगा पहन करके और वहां वकालत करता हुआ दिखाई दिया क्या आज तक? इन्होंने वो सारा ड्रामा भी किया है। किस लिए किया है? वहां के चित्र सुप्रीम कोर्ट के इनके बहस करते हुए वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपवा करके लगाए गए हैं, ताकि पब्लिक में ये मैसेज दिया जा सके कि देखो मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से भी झगड़ा करके आई हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने 1,26,00,000 लोगों को लाइन में खड़ा होकर के परेशान किया है। तो ये मैसेज दे करके ये एक राजनीतिक लड़ाई को एक अलग मोड़ दे करके उसको जीतने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि कितनी बुरी स्थिति में आज ये खड़ी हो गई हैं। और ये जो नाटक नौटंकी इनकी चल रही है, एक वर्ग मैं सुन रहा था वहां की एक सीनियर पत्रकार को, शिखा बनर्जी शायद, हाँ शिखा बनर्जी को, तो वो जो जो ये एक वातावरण बनाना चाह रही हैं वो वैसी ही बात कर रही हैं कि ये जो बंगालियों की अस्मिता है, बंगालियों का जो स्वाभिमान है, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश बीजेपी ने की है। बीजेपी का काम थोड़ा हो रहा है, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला अगर लेकर के गई हैं ममता बनर्जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सारे काम हो रहे हैं। उसमें बीजेपी को इन्वॉल्व करके जिस तरीके से एक कैटेगरी उसमें कटघरे में खड़ा करके और उसके खिलाफ वहां वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, तो इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर अभी भी एक नेक्सस काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग इन सारे मामलों का निपटारा करने में लग गए हैं, जुट गए हैं, लेकिन बीएलओ से लेकर के जो भी प्रशासनिक मशीनरी है वो इसमें भी अब मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रही है। जी। अब अंबर जी मुझे ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री किसी जो सलाह देने वाली कंपनी है आईपैक, उसके सीईओ के घर पर और दफ्तर पर छापा मार रही हो और ईडी के छापे में जाकर के ये बीच में खड़ी हो जाए, उनसे डिवाइसेस छीन ले, उनसे डॉक्यूमेंट छीन ले, इससे ज्यादा मतलब डरावना दृश्य कोई हो सकता है? किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर, भाई आप किसी अधिकारी को भेज देते, किसी एमएलए को भेज देते, किसी मंत्री को भेज देते, समझ में आता है। लेकिन जिसने संविधान की शपथ ली है, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, वो इतना खौफजदा, ऐसा क्या था वहां पर? तो ममता बनर्जी एक्चुअल में उनको लग रहा है कि ये आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी वाली लड़ाई है। इसलिए वो सारे जितने भी तौर तरीके हो सकते हैं, लड़ाई के जितने औजार हो सकते हैं, वो सब आजमाने की कोशिश कर रही हैं और एक्सपोज हो जा रही हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ओमकार जी यही सवाल पूछने वाली थी कि अगर हम उसकी बात करते हैं एसआईआर एक्सरसाइज की, तो ये 12 राज्यों और यूटीज में चल रही है, तो आखिर वेस्ट बंगाल में ही इतने सीरियस सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या आखिर ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी इतना परेशान है और सबके ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, जबकि होल तरह के वो खुद ही इस पूरी चीजों में फंसती हुई नजर आ रही हैं? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, जिस तरह से पूरा बवाल काटा हुआ है ममता बनर्जी ने? देखिए, वो जो इनसिक्योरिटी है उनकी, जो उनकी चिंता है और जो उनकी भागदौड़ हो रही है, कभी एसआईआर को ही असंवैधानिक बता रही हैं, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को जाकर के धमकियां दे रही हैं कि आप हमेशा इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं, कभी कलकत्ता की सड़कों पर अपने सारे मंत्रियों, सांसदों, पदाधिकारियों और अलग अलग ड्रेस में
मतलब उसमें कुछ मुल्ला मौलवी भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ईसाई भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ संत टाइप के लोग भी दिखाई दे रहे हैं भगवा पहने हुए। उनको लेकर के कलकत्ता की सड़कों पर क्यों डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं, क्यों शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं बार बार? तो ये असुरक्षा का भाव है अंदर से, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि असली खेला जो ये कर रही थी अब तक, वो एक्चुअल में पकड़ में आ गया है। और अगर 58 लाख लोग पहले ही झटके में निकल गए, उनके नाम कट गए, जिनमें जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी हैं, जिनके 2 जगह नाम थे वो भी हैं, जो बंगाल से शिफ्ट कर गए वो भी हैं। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं एक्चुअल में कि ममता बनर्जी को ये पक्का यकीन हो चला है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और ये सब साफ सफाई का काम बहुत करीने से जो हो रहा है और संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा है, इसमें कोई डग्गामारी नहीं की जा रही है, मनमानी नहीं चल रही है। वरना जिनके नाम काटे गए हैं उनको, टीएमसी का तो वहां बड़ा भारी कैडर है, जिनके नाम काटे गए हैं या तो आप उनको पकड़ कर लेकर के सामने आओ और के साहब इसका नाम गलत कट गया है, ये रहा, तो वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो रिवीजन का काम चल रहा है, क्योंकि ये जो 1,26,00,000 के आसपास लोगों को नोटिस इश्यू किए गए हैं, कहीं पिता और पुत्र की उम्र केवल 15 साल का अंतर है, कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं एड्रेस गलत है, कहीं दूसरी चीजें हैं, तो उनसे कहा गया कि भैया स्पष्टीकरण दो, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो ये पूरी तरीके से परेशान हाल हैं और इनको लग रहा है कि जो एसआईआर का मेन मकसद है कि जो योग्य हैं वो मतदाता सूची में रहें और जो अयोग्य हैं वो ना रहें, ये काम अगर कंप्लीट हो गया तो फिर इनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इनकी जीत बहुत मुश्किल है। तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का इनका सपना टूटता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इतने हंगामे हो रहे हैं। जी काफी परेशान नजर आ रही है और वो सब दिखाई भी दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम देखें तो उन्होंने भी कहा था एआई समिट में, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के जो सदस्य थे उनका प्रदर्शन और सारी चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, प्लस उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने भोपाल में दिया है दिल्ली पुलिस को लेकर, उनकी इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो राहुल गांधी को लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है, बस मीडिया के लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारे आपके जैसे यूट्यूब सोशल मीडिया मंच पर हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना बंद कर रखा है। तो इनके जो बयान हैं, ये अगेन मैं कहूंगा कि पहले ये क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, इनको खुद को ही याद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, तो यही राहुल गांधी पार्लियामेंट परिसर में खड़े होकर के, पीछे इनकी बहन जी भी दिखाई दे रही हैं, उसमें मीडिया से कह रहे थे आपको पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये तो केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ये 2 लोग ही कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है कि ये डेड इकोनॉमी है। और इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे, इनकी समझ पर भी, इनके झूठ पर भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि इनके मन लगती बात कह दी थी, तो इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। ग्लैड शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान का उल्लेख किया था इन्होंने। अच्छा, आज इनको डोनाल्ड ट्रंप डकैत दिखाई दे रहे हैं कि वो भारत को लूट रहे हैं, और मोदी इतने लाचार और इतने बेबस हैं कि वो भारत को किसी को लूटने देंगे। तो एक ही प्रश्न है ऐसे लोगों से कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे, जो अमेरिका चाह रहा था, जो उनके वित्त मंत्री और आर्थिक सलाहकार चाह रहे थे, और जिस जिस तरह की धमकियां दी जा रही थी, अगर अमेरिका की इच्छा के अनुसार, उनकी शर्तों के अनुसार ये डील
साइन होने वाली थी तो 8 महीने पहले क्यों नहीं हो गई? 8 महीने क्यों लग गए? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं देश के किसानों और मछुआरों और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोगों और जो राष्ट्र हित के हमारे मसले हैं, उन पर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। और जितनी सूचनाएं अभी तक आई हैं, डील तो अभी साइन होगी मार्च में किसी समय, लेकिन जितनी जानकारी अभी तक आई है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसमें तो कहीं नहीं है कि जो अमेरिका चाह रहा था वैसी डील हुई है। बिल्कुल स्पेयर रखा गया है किसानों को, उन सारी चीजों को भी संरक्षित रखा गया है जिन क्षेत्रों को लेकर के आशंकाएं थी और भारत के ऐतराज थे। तो चूंकि इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और झूठ बोल करके ये अलग अलग सेक्टर के लोगों को, समुदायों को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, सड़कों पर उतारना चाहते हैं, अराजकता की स्थितियां पैदा करना चाहते हैं। ये तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कई बार कह चुके कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। तो ये तो कई बार कह चुके हैं कि जैन जी जो है वो बड़े गुस्से में है। ये तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुके कि 6 महीने गुजर जाने दीजिए, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। प्रधानमंत्री के बारे में कहा था ये घर से नहीं निकल पाएगा और यूथ इनको डंडे मारेंगे। और इन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जनसभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी हुई है उसको हमने फाड़ दिया है। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये एक्चुअल में जितनी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे। जहां तक सवाल है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का, तो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट एआई समिट है जो नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए हैं, जिसमें इस दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के सीईओ आए हुए हैं, जिसमें 45 देशों के मंत्री समूह आए हुए हैं, 100 देशों का रिप्रेजेंटेशन जहां पर है, जिसमें 5 दिनों के भीतर करीब 4 लाख नौजवान विजिट किए हैं, देखे हैं जाकर के, उनकी दिलचस्पी वहां दिखाई दी है। ऐसी एआई समिट में पलीता लगाने के लिए और वहां पर नंग नाच करने के लिए आप किसी को भेजेंगे और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, भारत की एक अलग तरह की छवि पेश करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस हो, जुडिशरी हो या जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो मूक दर्शक बन करके नहीं बैठेंगी। उन्होंने जो बिल्कुल कार्रवाई की है वो बिल्कुल एकदम उचित है, उस पर सवाल कोई खड़े कर नहीं सकता है। जी, लेकिन ओमकार जी, एक बात बड़ी विचित्र है, भारत और अमेरिका के बीच अभी कोई डील का ड्राफ्ट नहीं है, अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है, सिर्फ अभी एक इंटरिम वो हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो जो आपने किसानों वाली बात कही, वो भड़कना शुरू भी हो गए हैं, कई सारे आंदोलन शुरू हो गए हैं। आखिर ये कैसे होता है कि एक अफवाह के आधार पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है? पहले हमने सीएनआरसी के समय में भी देखा, अब फिर से जो यूएस के साथ डील हो रही है उसपे भी वो किसानों को भड़काना शुरू कर रहे हैं। ये किस तरह से वर्क करता है? एक तो ये किसान नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं दे देता हूं। जो इन्होंने पार्लियामेंट में वो 17 संगठनों के नेताओं को, किसान संगठनों के नेताओं को बुला करके फोटो वोटो, वीडियो जारी की थी और उनसे कन्वर्सेशन जो है, जो कर रहे थे, उसको जारी किया है, वो सब एक्सपोज हो गए। अगले ही दिन उनके सबके नाम, उनके संगठनों के नाम, वो किससे एफिलेटेड है, ये सारा कुछ सब मीडिया में सामने आ गया। उनमें से मोस्टली कांग्रेस के ही संगठन है या कांग्रेस पेड जो है संगठन काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आम किसान है उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, अपने खेत में काम कर रहा है। वो तब भी खेत में काम कर रहा था जब वो 13 महीने का यहाँ पर
तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था, और उसमें कौन लोग बैठे थे? निठल्ले किस्म के लोग, जिनको घर में भी कोई काम नहीं है, जिसके लिए घर वाले भी कोई बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहते कि ये घर में पड़ा है या कहीं बाहर सड़क पे पड़ा है। और उनको अच्छा खाना मिलता था, शाम को दारू मिलती थी, और उनकी जेब भी गर्म होती थी। तो दो तीन काम इकट्ठा हो रहे थे, दिल्ली भी देखने और घूमने को मिल रही थी। तो ऐसे लोग अगर चले आए और यहाँ पड़े रहे, वैसा ही कुछ ये फिर से शुरू करवाने की कोशिश में है। और क्यों करवाने की कोशिश में है, सवाल तो ये भी उठेगा ना। तो 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। और 2027 के आखिर में गुजरात और हिमाचल, इन 2 राज्यों के चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिला के 7 राज्यों के चुनाव हैं। तो अभी से गरमाएंगे, अभी से पिच तैयार करेंगे, योगेंद्र यादव के शब्दों में कहें तो। उन्होंने कहा था ना एक इंटरव्यू में कि हमने तो हैवी रोड रोलर चलाया था, हमने तो पिच तैयार कर दी थी। अखिलेश यादव अगर ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं करवा पाए, तो हम तो जा करके करने से रहे। तो ये पिच तैयार करवाते हैं बार बार, और बार बार ये बोल्ड भी होते हैं और बुरी तरह हारते भी हैं। तो वही इस समय इनका ये सब सिलसिला और ये सब घेराबंदी चल रही है। और फर्जी, फेक खुद भी हैं, और बाकी लोगों को भी फेक तरीके से खड़ा करके बताते हैं कि ये किसान संगठन है और किसानों के नेता है। लेकिन ओमकार जी एक बार बताइए, इतनी महंगी से महंगी, बढ़िया से बढ़िया, बड़े हाईटेक एक्सपर्ट के साथ पिच तैयार होती है, लेकिन फिर भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, क्या फायदा है ये सब करने का? हाँ, लेकिन देखिए, अभी एक वीडियो सामने आया था, एक प्रधानमंत्री का बड़ा सा फोटो, उसके साथ एप्स्टीन का फोटो, और साइड में हरदीप पुरी का फोटो, और उसको कहीं स्थापित किया गया है, और उसके साथ करीब 10-12 लौंडे लफाड़े बैठा रखे हैं। तो एक रिपोर्टर जो है वो जाकर के उनसे पूछती है कि भाई, आप एप्स्टीन के बारे में जानते हैं? तो वो तो जवाब नहीं दे रहा है, दूसरा बैठा हुआ कह रहा है कि जी ये तो आजकल फेक वीडियो आते हैं, वीडियो में कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसा ही कुछ होगा, हमें मोदी जी पे भरोसा है। एक सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई, मैं तो एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी को नहीं जानता, मैं तो योगी जी का बड़ा भक्त हूँ। फिर जो जिससे सवाल पूछा गया था, उससे फिर कोई एक और सवाल पूछा, तो उसने कहा कि जी हम तो यहाँ ऐसे ही आके बैठे हुए हैं, और हमें तो 300 रुपया दिहाड़ी मिली है। तो दिल्ली में इनका सत्यानाश हुआ पड़ा है। पिछले 6 चुनाव में इनका एक एमएलए नहीं जीता, एक एमपी नहीं जीता। कहीं अगर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बैठाने को कांग्रेस के वर्कर नहीं है, क्योंकि संगठन नहीं रहा, संगठन खत्म हो गया है। तो ऐसे में अगर इनको कोई प्रदर्शन करवाना है, अगर सुर्खियों में बने रहना है, अगर लोगों को भ्रमित करना है, तो फर्जी किसान खड़े करने पड़ेंगे। और वो भी कैसे आते हैं, अब ये किसी से अंबरजी छिपा हुआ नहीं है। बहुत मोटी रकम दी जाती है, भेंट चढ़ाई जाती है, और वो भी ठाली बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, तो वो भी आ जाते हैं अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के। उनका भी जो है अच्छा खासा कारोबार चल रहा है। तो ये सारा फेक नैरेटिव बना करके, वरना अगर किसी की आंखें खुली हुई हैं, अगर ठीक ठाक दिखाई देता है, तो उसको देश में जो बदलाव हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, और इसी पे मैं आपसे सवाल भी करना चाहती थी, लेकिन आपने खुद उस पे जवाब भी दे दिया कि जो बदलाव हो रहे हैं, वो जनता को नज़र आ रहे हैं, और जनता अब उतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है। सोशल मीडिया पे 24 घंटे उनको सारी जानकारी मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी भड़का के आप लोगों को भ्रमित कर दें और फिर आप चुनावी जो ज़मीन है वो बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। बड़े-बड़े हमने पिछले 5-7 सालों में बड़े आंदोलन देखे, लेकिन उसका उतना ज़्यादा कोई ग्राउंड पे असर नहीं नज़र आया है। कुछ लोगों को इस तरह से आंदोलन के नाम पर सड़क पर चक्का जाम करवा सकते हैं, लेकिन चुनाव में वो उतना ज़्यादा कन्वर्ट वोटों के रूप में हो नहीं पा रहे। तो कहीं न कहीं असफलता नज़र आ रही है कि जो विपक्षी खेमा है, उनको भारत की जो जनता है उसकी नब्ज़ अभी तक
समझ में नहीं आई है, ना पकड़ में आई है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा विपक्ष नहीं देखा है। मुझे बीजेपी का भी समय याद है, जब स्मृति ईरानी और ये सब लोग विपक्ष में हुआ करते थे और बड़े जबरदस्त आंदोलन और बड़े सही तरीके से मुद्दों को उठाकर रखा करते थे। आज विपक्ष के पास वो जनता के मुद्दे ही नहीं है, जनता के मुद्दों को लेकर उनमें इतना ज्यादा वो नहीं है कि उनको क्या करें, कैसे करें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से यही सारी चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।